Hello everyone, welcome to your physics concept class, and our today's topic is integration. The topic of the day is integration. Let me start our topic. Okay, the topic is integration. So let me know what is the integration. So we have to know two things about the integration. The first one is it is the process of summation according to first thing. Now the second, it is the inverse process of differentiation. We already know about the differentiation through our last class. So we have two things about the integration. First one is it is the process of summation, and second one is it is the inverse process of differentiation. Okay, so let's we discuss about the first thing. It is the process of summation. अब आप सोच रहे हो कि यार सिंपल सा समेशन तो हमें पहले ही से आता है, तो क्यों हमें इंटीग्रल पढ़ना है. 2 + 2 4, 3 + 2 5, है ना, एंड सम अदर समेशन, ये तो हम पहले से जानते हैं. जब ये समेशन ही है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में इसकी नीड क्या है. सो लेट्स बी विद मी टिल द क्लास एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, लेट मी ड्रॉ अ कर्व हियर दिस टाइम. Okay, this is a curve. Sorry. This curve. Okay, this curve is AV. Draw कर लिया हमने. Now draw this line and this line. Okay, this point is E and this point is F. Suppose this is the origin from where the distance of the point F is A and the distance of point E is B. Okay, बिल्कुल फोकस रखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ आपने कर्व देख लिया, डायग्राम देख लिया. अगर यहां पर कोई ट्रायंगल बना होता, ठीक है, आपसे कहा जाता है इसका बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर आपको दे दिया, आपसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यू नो दैट 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर यहां पे आपको स्क्वायर गिवन होता, सॉरी रेक्टेंगल गिवन होता, तो भी आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके एरिया कैलकुलेट कर लेते. स्क्वायर गिवन होता, साइड स्क्वायर करके एरिया कैलकुलेट कर लेते. सर्किल होता, पाई आर स्क्वायर से एरिया कैलकुलेट करते. एलिप्स होता, पाई ए बी से एरिया कैलकुलेट करते. मीन्स ऑल द डिफाइंड शेप, जितने भी डिफाइंड शेप आपके पास हैं उन सबका एरिया डायरेक्टली आपको पता है. ठीक है ना, उन सबका एरिया आपको ऑलरेडी पता है, तो किसी दूसरे प्रोसेस पे जाने की जरूरत ही नहीं है. व्हाट है नाउ वंस अगेन सी हियर, if we want to calculate the area under this curve, अगर हमें इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो शेप बन रहा है ए वी ई वी, सॉरी ए एफ ई वी, ना तो ये ट्राइंगल है, ना ये सर्कल है, ना ये एलिप्स है, ठीक है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है. देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व? So see the process sincerely. Now we draw a line here, other line is here,
द नेक्स्ट लाइन इज वेयर, एंड नेक्स्ट लाइन इज हेयर। ओके, इतनी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये क्या हो गया, नाउ ड्रॉ द सम पैरेलल लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस पूरी स्टेप को हम पैरेलल लाइन से डिवाइड करें तो सबसे लास्ट पैरेलल लाइन ये होगी, ये यहाँ पर ये पैरेलल लाइन ये होगी, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ये होगी, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड द थिकनेस ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स आर इक्वल। लेट मी सपोज द थिकनेस ऑफ एनी स्ट्रिप इज डेल्टा एक्स। ओके, so this distance is measured on the x-axis and this height is measured on the y-axis. You already know about this. So we can say here the distance x equals to a for this line AF and x equals to v for this line VE. ये दो डिस्टेंसेज है हमारे पास, बहुत इजीली अंडरस्टैंड करना है आपको। नाउ तो हमें ऑलरेडी पता है हम इक्वेशंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y equals to fx. If the value of y is depending upon the x, then we can write down y as the function of x. ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ आप देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ये अगर ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो यहाँ पे जो a के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू समथिंग, कुछ ना कुछ तो हो गई। और जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा v और y की वैल्यू बदल जाएगी। इसका सिंपल मीन होगा जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो मीन्स वी कैन फॉर्म अ इक्वेशन, है ना, विच रिलेट द कोऑर्डिनेट x विद द कोऑर्डिनेट y. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड अपॉन द x, सो वी कैन से y इज द फंक्शन ऑफ x. ओके, सो द x कोऑर्डिनेट at the point A is just A and y coordinate can be written as FA. y is the function of x और x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी है, A, तो fx के प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x की जगह पे A और y की जगह पे FA एंड सो ऑन। ऐसे सारे पॉइंट्स के हम लिख सकते हैं, बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं। और लास्ट में आके अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे आके लिखें तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट कोई ना कोई होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व AB, इस एरिया को फाइंड आउट करना है हमें। तो हमारे पास तो कोई तरीका ही नहीं है, हमने ये स्ट्रिप्स डिवाइड कर ली हैं। तो हम क्या करें, इस स्ट्रिप का एरिया निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, इन सारी का निकाल के ऐड कर दें। और इन सबका जब हम निकाल लेंगे एरिया, देखते हैं कैसे होगा। ये एरिया कैसे होगा, ये सारे के सारे रेक्टेंगल है, आपको दिख रहे हैं। तो पहले एरिया देखिए, लेंथ दिस AF एंड ब्रेथ F2। यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट ले लें, सपोज करिए D पॉइंट ले लिया तो FD। और ये सारी स्ट्रिप की थिकनेस कितनी ली है हमने, डेल्टा एक्स। तो मीन्स, और इसको हमने क्या नोटिस किया, इसका मीनिंग क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट हमने किससे रिप्रेजेंट किया, FA इस पॉइंट पे। अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये कुछ और होगा, यहाँ करेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ करेंगे तो कुछ और होगा। तो स्ट्रिप का एरिया जो होगा वो फर्स्ट FA बाई मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ F डेल्टा एक्स। ये फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया हो गया इसका। ओके, ये लेंथ हो गई FA और ये डेल्टा एक्स थिकनेस हो गई, प्लस F। नाउ द नेक्स्ट वन इज F प्लस डेल्टा एक्स। इस वाली लाइन से जब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे तो डिस्टेंस कितनी बढ़ गई, A ऑलरेडी थी, डेल्टा एक्स और आगे हो गया। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, x प्लस, सॉरी A तो ऑलरेडी थी, A प्लस डेल्टा एक्स। तो नेक्स्ट, तो लेंथ ऑफ दिस लाइन इज, जैसे ये FA थी तो ये क्या हो गई FA प्लस डेल्टा एक्स, थिकनेस तो सेम है। ओके, नाउ FA हम लास्ट स्टेप तक मूव करते चले जाएंगे। चलिए एक मैं और लिख देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज FA प्लस 2 डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। ये नेक्स्ट वाली स्ट्रिप का होगा। पहले हम फर्स्ट लाइन से हमने कैलकुलेट किया इस स्ट्रिप का, फिर इस लाइन से हमने नेक्स्ट स्ट्रिप का, थर्ड स्ट्रिप पे आ गए। तो थर्ड स्ट्रिप में कितना हुआ, A वैल्यू यहाँ तक की थी, डेल्टा एक्स ये हुआ और डेल्टा एक्स ये हुआ, 2 डेल्टा एक्स इसमें ऐड हो गया लेंथ में। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कोऑर्डिनेट एक्चुअली एक्स के प्लेस पे होगा FA प्लस 2 डेल्टा एक्स,
ठीक है, बाई के प्लेस पे, और एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ही है, तो मीन्स ये जो लेंथ है, हाइट है, वो ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स एंड सो ऑन, जितनी भी स्टेप है। लेकिन कहाँ तक, किस लाइन तक हम जाएंगे? पहली स्टेप के लिए फर्स्ट लाइन पे हो गया, दूसरी स्टेप के लिए सेकंड लाइन पे हो गया, तीसरी स्टेप के लिए थर्ड लाइन पे हो गया, तो हम इस लाइन तक आएंगे। सिर्फ इस लाइन तक हमें जाने की ज़रूरत, इस लाइन तक आएंगे, इस लाइन तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसी स्टेप पे ऐसे स्टेप का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो लास्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा, एफ ए प्लस n minus 1 if the number of lines is n। ये जो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे n का मीनिंग 6 है, तो हमें 5 तक जाना होगा इसमें। ये किसी भी कर्व के लिए हो सकता है, तो मैंने नॉन n लिखा है। a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स, ये तो y कोऑर्डिनेट हुआ। ओके, सॉरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल ब्रैकेट के साथ, इनटू डेल्टा एक्स थिकनेस, मीन्स जो लास्ट वाली सेकेंड लास्ट लाइन है, दिस लाइन, इसकी हाइट जो होगी वो ये होगी, a प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये होल एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसको नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, समेशन का साइन अगर हम लगा दें, इन सब एरिया को हम सम करें, i इक्वल्स टू 1 टू n, 1 से लेके n तक इसको कंप्लीट कर लें। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स डेल्टा एक्स, एक्स की जो भी वैल्यू है जिस टर्म पे जितने भी फॉर्मेशन है, एफ की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में है, सेकंड कंडीशन में ए प्लस डेल्टा एक्स, वहाँ तक लिख लेंगे। लेकिन ये एरिया आया कितना एक्चुअल में, क्या ये कर्व के नीचे का सारा का एरिया कैलकुलेट हो गया? नो, वी कैन सी इन द डायग्राम, ये सारे स्ट्रिप के एरिया कैलकुलेट हो गए, 1 2 3 4 5। लेकिन ये जो एरिया थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो हमने इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिए हैं, इन पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट लिए हैं और एक्स कोऑर्डिनेट लिया है, मीन्स इन ट्रायंगल्स का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया क्या हुआ, ये एक्चुअल में लेस देन, ये वैल्यू आई है लेस देन एरिया अंडर द कर्व AV, सॉरी, एरिया अंडर द कर्व AV, ये कम आया है। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल्स के एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो नोटिस करिएगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन हमने इस तरीके से किया, लेकिन ये पूरा एरिया नहीं आया क्योंकि ये अनडिफाइंड शेप है। अब हम क्या कर सकते हैं, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो लिमिटेड वैल्यू थी n की, अगर हम इनफाइनाइट तक इसको ले जाए, मतलब बहुत सारे n ड्रॉ कर दें, जैसे इस कर्व के एक स्ट्रिप को अलग से मैं दिखाता हूँ आपको, ये फर्स्ट वाली स्ट्रिप का पार्ट है सपोज करिए, और इसको हम क्या करें, बहुत सारी लाइंस में ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो ये किसकी वैल्यू कम हो रही है, स्ट्रिप पतली होती चली जाएंगी, थिन होती चली जाएंगी, और थिन होने का मतलब ये थिकनेस डिक्रीज होगी। तो जितनी ज़्यादा हम लाइंस बढ़ाएंगे इसके अंदर, उसके अंदर जैसे हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दें, तो ये थिकनेस कम होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रिप बन जाएंगी। तो व्हेन द n टेंड्स टू इनफाइनाइट, द डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑलमोस्ट। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम इतनी क्लोज ये लाइंस ड्रॉ कर दें कि एक लाइन ऑलमोस्ट दूसरी लाइन के, जैसे एक लाइन और दूसरी लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ हो, बिल्कुल जस्ट। तो देख, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्चुअली 0 हो गई, बट ये 0 नहीं होगी, टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स की थिकनेस इतनी कम हो गई जो मेजरेबल नहीं रह गई है। तो इस सिचुएशन को हम क्या लिखेंगे, when the number of lines increases tends towards the infinity, the delta x tends to 0। और इसी एरिया को जब ये बहुत क्लोज हो जाएंगे तो ये ट्राइंगल फिनिश हो जाएंगे। जब ये लाइंस ऐसे क्लोज आ जाएंगी, सारे कर्व के नीचे अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे क्लोज, इस तरीके से क्लोज लाइंस, तो देखिए यहाँ ट्राइंगल कहाँ आएंगे, इस तरीके, कहीं ट्राइंगल आएंगे? नो, सारे ही ट्राइंगल रिमूव हो जाएंगे इस सिचुएशन में। तब आप इसको क्या लिखेंगे, तब आप इसको लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व AV, इसको हम A सपोज कर लेते हैं, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n
डेल्टा एक्स। ओके, अब ये कंप्लीट एरिया हो गया। दिस एरिया इज जस्ट इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। हो गया इक्वल? ओके, नाउ बात ठीक से अंडरस्टैंड करिएगा। पहले हमने इसको स्ट्रिप में डिवाइड किया, उन सारे स्ट्रिप के एरिया कैलकुलेट कर लिए, तो वो एरिया जो एक्चुअल अंडर द कर्व थे उससे कम हुआ, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के एरिया यहाँ पे छूट रहे थे। फिर हमने इन लाइन्स को बहुत क्लोज ड्रॉ कर लिया, मीन्स n टेंड्स टू नंबर ऑफ लाइन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स गोइंग टू डिक्रीज एज ए जीरो, दैट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और उस सिचुएशन में ये कंप्लीट एरिया आ गया। तो हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर कंडीशन लेके सब्मिशन किया है। सो in mathematics it is written as area equals to integration fx dx with the limit a and v. Okay, in mathematics this summation can be written as a equals to fx df with the limit a and b, where b is called the upper limit and a is called the lower limit, and this sign is the sign of integration. Okay, so अब लोअर और अपर लिमिट की बात करते हैं। x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे कम लिमिट कितनी थी, x इक्वल्स टू a, और जहाँ तक हमने एरिया फाइंड आउट किया है वहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, equals to v. That's why b is called the upper limit and a is called the lower limit, or in mathematics this can be written as a equals to fx dx. और ये जो पार्ट है, ये जो fx है जिसको आपने लिखा है, इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। ये पूरा साइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन fx विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो दिस इज द इंटीग्रेशन इन सिंपल मैनर. तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर दैट the integration is the process of summation. Simple summation है. Now you can note down it by pausing the screen. Okay. अब हम इसकी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में हमने क्या नोट डाउन किया था, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. और ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्म आपकी आई है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा वन बाई वन, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूले क्या हैं. सम यूजफुल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन. इसमें से कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं क्या क्या है. लाइक द फर्स्ट फॉर्मूला, इफ वी हैव ओनली dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो इट्स वैल्यू इज ओनली x. द सेकेंड फॉर्मूला इज x टू द पावर n dx. ओके, इट्स इंटीग्रेशन इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. द थर्ड फॉर्मूला is 1 upon x dx, its integration is log x. Okay, the fourth formula e to the power x dx, its integration is just ax. The fifth formula, the integration of e ax dx, it is equals to e ax upon a. The next formula is integration sin x dx, its integration is minus cos x
The seventh formula is cos x dx, its integration is sin x. The eighth formula is tan x dx and its integration is sec square x. Okay, so you can note down these formula by watching the screen. Okay, sorry, sec square x tan x. Or now next one is, okay, you can note down. And two more formulas. If integration sin ax dx is there, then its formula is sin ax, where a is a constant, divided by integration of sin x is minus cos x divided by a, and cos ax dx is equals to sin ax divided by a. These are two other formulas. Okay. Now we are moving towards our next part. The second thing, it is the inverse process of differentiation. लेकिन उससे पहले हमें इंटीग्रेशन के बारे में कुछ और भी जानना है. सबसे पहले इंटीग्रेशन, इसके टाइप्स की बात करें, दो टाइप्स हैं. पहला इंडेफिनिट इंटीग्रल. इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल में ही अगर लिख लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, दिस इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल. अगर किसी भी टाइप का मीन्स आप यू कैन सी हियर देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. तो जब लिमिट नहीं है तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है. द सेकेंड, इफ ए, हम यहाँ पे एरिया को हमने नोटिस किया है, एरिया की जगह ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है तो इसका फंक्शन होगी. अगर यहाँ पे लिमिट भी है ए वी एफ एक्स डी एक्स, जैसा कि अभी हमने फाइंड आउट किया, ये कौन सा होगा, ये होगा. ओके, पहले मैं नेम नोट कर देता हूँ. सेकंड, डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स विद द लिमिट ए एंड वी. इज ए डेफिनेट इंटीग्रल. अब इसके टाइप्स तो ये होगा, दो टाइप है. डेफिनेट विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करेंगे अगर किसी फंक्शन को तो वो इंडेफिनेट है, और विद द लोअर एंड अपर लिमिट करेंगे तो वो कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रल है. ओके, नाउ मेथड्स कितने हैं इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के. मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अगर हम मेथड्स की बात करें तो कौन कौन से हैं. देयर आर थ्री मेथड्स. वन, इंटीग्रेशन बाय substitution. The second method is integration by parts, and the third method is integration by partial fraction. These are the three methods. I am not going to teach these three methods in this particular class. Okay, if you want I teach you this, then
You can note down a comment in the comment box and I will try to teach you in some other classes. Okay, but in this class particular, you know, these are the three type of methods of integration: integration by substitution, integration by parts, and integration by friction. Now, if you want, you can note down this as always by pausing the screen or by playing the video again. Now the second thing is this, it is the inverse process of differentiation. इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? तो उसको क्लियर करने के लिए भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ if differentiation or differential coefficient of a function fx, if this capital Fx, okay, Fx, okay. So another definition, the process of finding out the function This is another definition of integration. The process of finding out the function whose differentiation is given is called the integration. This definition is related to the second thing. The integration is the inverse process of differentiation. अभी मैं clear भी करूँगा कैसे. So if we write here this, so you can see it. Whose differentiation is given, or you can write whose differential coefficient or derivative is given. तो यहाँ पे आप इसको ये भी ऐड कर सकते हैं, differential coefficient or derivative if given. Okay, so you can write down the definition, the process of finding out the function whose differential coefficient or derivative if given called integration. See here in this equation, the differential coefficient of function fx is given this fx. Okay, ये आपको दिया हुआ है कि किसी फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन क्या है, fx है. तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो ये fx क्या था, तो वो हम जिस प्रोसेस से कर रहे हैं बाई इन्वर्सिंग द डिफरेंशिएशन, वही इंटीग्रेशन है. तो वी कैन राइट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन fx dx. इसको इंटीग्रेट करते हैं, जो डेरिवेटिव है उसको इंटीग्रेट करके अगर हमें ये फंक्शन फाइंड आउट हो जाए जो गिवन है, दिस प्रोसेस, दिस term can be written as this: the integration of this function fx gives the function whose differentiation is fx. Okay, जब हम इस fx dx को fx को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें जो फंक्शन मिलेगा उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन था. मीन्स दिस, इस फंक्शन को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, फाइंड आउट हो जाएगा जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन था. इफ गिवन डिफरेंशियल कोफिशिएंट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वही फंक्शन वापस आ जाता है. अब इसमें किसको क्या कहते हैं, वो हमने इंटीग्रेट किसको किया, इसको किया fx dx. तो ये जो fx टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं,
इंटीग्रेंड, और ये जो टर्म है एफ एक्स जो फाइंड आउट होके मिला इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, वेयर एफ एक्स इज द इंटीग्रल जो सॉल्व होने के बाद आया है, और एफ एक्स इज द इंटीग्रेंड जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो टाइप से पॉसिबल है ये, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट तब होगा जब ये विदाउट लिमिट होगा, और डेफिनेट कब होगा जब ये विद द लिमिट होगा। लाइक ये विदाउट लिमिट लिखा है तो इट इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और अगर यहाँ पे लिमिट्स भी लगी होती ए एंड बी तो ये कैसा होता, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल विद द लिमिट्स ए एंड वी, या जो भी हो लोअर और अपर ए और बी की जगह हम एक्स वाई लिख सकते हैं, तो विद द लोअर लिमिट एक्स एंड अपर लिमिट वाई, विद द लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट वी एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब मैं इसको क्लियर भी करूंगा कि क्या ये होता भी है इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन या है, लेकिन इससे पहले यू हैव टू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। सो यू कैन क्लियर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव of a function whose differentiation is given. Okay, once again I repeat, the process of finding out the function whose differentiation or the differential coefficient or derivative is given is called integration. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि fx कोई फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन fx है, ये दिया गया है। इस फंक्शन की हेल्प से हमें ये फंक्शन फाइंड आउट करना है कि वो फंक्शन क्या था, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, और अगर हम इस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये फंक्शन वापस आ जाता है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया था। इस प्रोसेस को मैं आपको बाय एग्जांपल क्लियर करके दिखाता हूँ इन लास्ट। ओके, देखिए अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको नोटिस करके बताया। ये फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, अभी लास्ट में देख सकते हैं आप चेक करके, वीडियो को रिवर्स करके। अब हम आपको यूज करके दिखाते हैं। we have n x to the power n minus 1 as a f x, इसको हम सपोज कर लेते हैं, ये गिवन है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि किस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है, यही तो लिखा है ना आपने कि जो आपको गिवन है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा किसी फंक्शन का, और जिस फंक्शन का वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो अगर हम कैलकुलेट कर पाते हैं जिस प्रोसेस से, वही इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अब हमें जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया, ये हो गया एफ एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, वाई द गिवन फॉर्मूला, इंटीग्रेट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अभी जो हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे इसकी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ओके, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में के ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, एन इज डिविट, और इस फॉर्मूले की एक खास बात और होती है, एन नॉट इज इक्वल्स टू -1, ये नहीं होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। अब देखते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, द गिवन फंक्शन इज दिस, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस में आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। ये जो फंक्शन दिया है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, एफ एक्स डी एफ। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करिए आप यहाँ पे, तो n इफ डिविट टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आउटसाइड आ जाता है, यहाँ भी आ जाएगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ जो n गिवन है वो एक्चुअल में कितना है, n माइनस 1 है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, एक्स टू दी पावर, जितनी भी पावर होती है यहाँ पे गिवन होती, उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें +1 होती है। n गिवन होता है, यहाँ पे xn था तो xn + 1 हुआ। यहाँ जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑलरेडी n - 1 है तो n - 1 + 1 होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x टू दी पावर n - 1 + 1, और डिनोमिनेटर में भी वही लिखेंगे, n - 1 + 1। okay, this is its integration. Now the 1 is cancel out from this, this 1 is cancel out from this, we have n and x upon n. It is clear?
सॉरी x टू द पावर n, x टू द पावर n इज हियर, तो x टू द पावर n अपॉन n, n एंड n इज कैंसिल, xn, ये हमें मिल गया। तो क्या जो गिवन फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है, you can see this given function is equals to the differentiation of this function। इसको अगर हम सपोज करें एज ए fx, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते तो कितना होता, यहाँ देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x माइनस 1। तो इन सारे टर्म को अगर हम रिलेट करें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए dy dx x टू द पावर n क्या आया है, fx है, जिसको फाइंड आउट किया, इट कैन बी रिटन एज fx इक्वल्स टू, और ये किसके इक्वल हम लेके चले हैं, दिस fx dx, किसकी वैल्यू है ये, इसको जब डिफरेंशिएट किया है fx टू द पावर n किसके इक्वल आया है, fx, जो कि गिवन वैल्यू थी, और ये जो फंक्शन था पूरा, तो सिंपल है, जो अभी हमने पहले लिखा था वो आपको वेरीफाई हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये fx के बराबर आ गया, fx। तो इसमें fx की वैल्यू जो आपको गिवन थी, इसका डिफरेंशिएशन ये आता, x टू द पावर n fx आ गया है, fx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ, ओके, एनी कंफ्यूजन, आई थिंक नो। So by this example it is clear that the given function is this, n x to the power n minus 1 consider as fx, जो given है उसको, जिसका डेरिवेटिव गिवन है, सॉरी जो भी गिवन है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्स होके वो फंक्शन आ जाएगा जिसका कि ये डिफरेंशिएशन था, और वी कैन राइट देयर। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।